नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर सनशाइन क्लासेस 563 में। हम जो था कक्षा 12वीं का जो नागरिक शास्त्र का आपका जो पुस्तक है, दो ध्रुवीयता का अंत, फर्स्ट चैप्टर, इसका हम सोवियत संघ के विघटन की बात सोवियत संघ के विघटन को हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने कुछ कारणों को, कुछ चीज़ों को हमने देख लिया। उसी को हम देखते हुए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पढ़ लूँ, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ। सबसे सटीक उत्तर तो ये जान पड़ता है कि गोरबाचेव के सुधार को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी गई तो लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का एक ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। यानी जो गोरबाचे थे, जब सोवियत संघ में वो वहाँ के लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं देना चाहते, उनकी ज़रूरतें देना चाहते थे, तो उन्होंने सुधारों को, अपनी व्यवस्था को इतनी ढील दी कि लोगों की आकांक्षाएं जो थी वो अमानवीय किस्म की आकांक्षाएं हो गई थी। जैसे जब दोस्तों भारत जब आज़ाद हुआ था, जब भारत आज़ाद होने वाला था, तो लोगों ने भारत की आज़ादी में बहुत सारी आकांक्षाएं मान ली थी कि हाँ, कि बस किसी तरह ये अंग्रेज भारत से छोड़ के चल जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। जब अंग्रेज भारत छोड़ कर चले गए थे तो सुधार हुआ, लेकिन उतना सुधार नहीं हुआ था जितना लोगों ने सोचा। फिर लोगों को लगा अगर आज़ादी का यही मतलब है तो इससे पहले अंग्रेजी बदल थे, बस फर्क इतना हुआ कि गोरे चमड़ी वाले लोग चले गए, काली चमड़ी वाले लोग बैठ गए। सुधार हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ जितना लोगों ने सोचा था। तो कुछ समय बाद लोगों का आज़ादी से मोह भंग होने लगा कि आज़ादी का यही मतलब था, तो इससे अच्छा तो गुलामी थी। तो कहने का मतलब, जब सोवियत संघ ने, जो गोरबाचे थे, जब उन्होंने सुधारों को लागू किया और वह सुधार को लागू और व्यवस्था में ढील दी, तो लोगों की आकांक्षाएं बहुत आ गई। बहुत तरह की आकांक्षा कि हमको ये भी मिले, वो भी मिले, लाइब्रेटी मिले, या स्वतंत्रता मिले, शिक्षा मिले, समानता मिले, ये वो दुनिया भर की उन्होंने आकांक्षाएं और अपेक्षाएं मान ली। और उनका एक ज्वार उमड़ पड़ा है जिसका सोवियत संघ, जो गोरबाचे थे, उसका उनका कोई भी अनुमान नहीं था। उसका वह उन आकांक्षाओं को, उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण हुआ सोवियत संघ के टूटने का, कि गोरबाचे ने वहाँ पर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, प्रशासनिक रूप से जब सुधार करने के लिए जब कोशिश किया, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा आकांक्षा एवं अपेक्षाएं मान ली। लोगों का ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। इसे काबू पाना एक अर्थ में संभव था, और सोवियत संघ के जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोरबाचेव को ज़्यादा तेज गति से कदम उठाना चाहिए। यानी सोवियत संघ में एक तबके की ऐसी सोच थी कि गोरबाचेव को ज़्यादा तेजी से कदम उठाना चाहिए, ताकि उनकी आकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं का वो बहुत तेजी से, जल्दी से पूरा कर सकें। जबकि वहीं पर दूसरी कार्यप्रणाली पद्धति में धीरज खो बैठे और निराश हो गए थे। जबकि ये लोग उनकी कार्य पद्धति में धीरज खो बैठे थे, यानी असंतोष की भावना आ गए थे, लोग बेकाबू हो गए थे। और वहीं पर जैसे दूसरे जो लोग थे, इन लोगों ने जैसा सोचा था, फायदा उन्हें नहीं हुआ संभव। उन्हें बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा था। जनता के एक हिस्से में, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत संघ व्यवस्था से फायदे में थे, वे विचार ठीक। इसके साथ साथ क्या दोस्तों, जो दूसरे गुट में जो वो लोग थे जो सोवियत संघ के फायदे में थे, जो सोवियत संघ जो पहले की जो प्रणाली, यानी गोरबाचेव की पहले जो पद्धति थी, जो प्रणाली थी, इससे क्या होने लगा था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, जो सदस्य, उनको फायदा हो रहा था। कुछ लोग थे जो इससे फायदा हो रहा था, वो क्या चाहता था कि पुरानी व्यवस्था ही रहे, इसमें बदले ना। इसीलिए गोरबाचेव को ये भी लोग गलत ठहराए थे कि गोरबाचेव क्या बहुत तेजी से इस व्यवस्था में क्या सुधार करे, बदलाव करे, इन तेजी ना करे, धीरे करे। और वे लोगों सोवियत संघ व्यवस्था से फायदे में थे के विचार ठीक इसके विपरीत थे। इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार कब हो रहे हैं, और गोरबाचेव बहुत जल्दी दिखा रहे हैं। इस खिस्तान में गोरबाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा है और जनमत आपस में बढ़ गया। जो लोग उनके साथ, उनका भी मोहभंग हुआ। ऐसे लोग ने सोचा कि गोरबाचेव खुद अपनी ही नीतियों को ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे थे। यानी इसी खींचतान में गोरबाचेव के हर तरफ से समर्थन से जाता रहा है, कि जब गोरबाचेव लोगों को अच्छा करना चाहते थे,
वो लोगों की आकांक्षाओं पूरा ना करते, साथ ही जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे वो भी उनके विरोध हो गए। तो हर तरफ से वो लोगों की आकांक्षाओं इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ हुए, जिससे उन्हें भारी भारी कीमतों से उन्होंने क्या लोगों का समर्थन उनके ने खो दिया। और जनमत आपस में बढ़ गया, और जो जनमत है उनका आपस में बढ़ गए। जो लोग उनके साथ थे वो भी मोह भंग हो गया, और साथ में जो लोग उनके साथ वो भी क्या मोह भंग हुआ, इनके साथ उब गए ना रहने में। जिसमें मैं बताया ना कि जब देश आज़ाद होने वाला तो लोगों ने देश की आज़ादी के लिए बहुत तरह की अमानवीय कल्पना की कि देश एक बार बस ये अंग्रेज आकांक्षाएं आकांक्षाएं कि उनकी बहुत सारी आकांक्षाएं थी कि देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, बस एक बार क्या ये अंग्रेज छोड़ के चल जाए भारत को, तो भारत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंग्रेज चले गए, लेकिन क्या वास्तव में सब कुछ ठीक हुआ? नहीं हुआ। तो लोगों का मोह भंग हो गया कि हमने क्या क्या चीजें सोचा था और क्या हो गया। ठीक है, मोह भंग हुआ। ऐसे लोगों ने सोचा गोरबाचेव खुद अपनी ही नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पाए। ऐसे लोगों ने क्या सोचा कि गोरबाचेव ने ठीक तरह से अपनी जो नीतियां है, जो क्रियान्वित करने की जो सिस्टम है, जो जो प्रबंधन है वो ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखिए, इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन हो गया। इन कई कारणों के कारण क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हो गया। जैसे कई कारण थे, अगर हम ये लिखें निम्न, अगर हमको यह प्रश्न मिल जाए कि सोवियत संघ के विघटन के पीछे कारणों को स्पष्ट कर, तो पहला क्या कारण कर सकते हैं? पहले क्या कर सकते हैं? पहले हम स्टार्टिंग इधर से लिखेंगे। सन 1917 में बोल्शेविक क्रांति के साथ सोवियत संघ का गठन हुआ था। इसका उद्देश्य जो था क्या था? इसका उद्देश्य था समाज में साम्यवादी विचारधारा को विस्तार करना, विस्तार करना, और पूंजीवाद के पूंजीवाद को पूरी तरह समाप्त करना, या सत्ता का जो धन का संकेंद्रीकरण है उसको समाप्त करना है। शुरुआती दौर में सोवियत संघ ने बहुत सारे कदम उठाए बेरोजगारी के लिए, गरीबी के लिए, महंगाई के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, और कुछ दशकों तक ये क्रियान्वित किया ऊर्जा परिवहन में, और ये क्या सफल भी हुआ। लेकिन क्या धीरे धीरे कुछ समय बाद जो था सोवियत संघ में कहीं ना कहीं पूंजीवादी को हराने के दौर में, यानी यूएसए को हराने के दौर में, वह परिवहन में, ऊर्जा में, संसाधन इनमें पीछे हो गया कि वह अपने लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं सुविधाएं देने से वो पीछे रह गया। और जब गोरबाचे यानी गोरबाचेव जब वहाँ के सोवियत संघ के अध्यक्ष बने, चुने गए एक लीडर के तौर पे, जिन्होंने इन कमियों को देखा और उनके अंदर ये इच्छा आई कि क्या इन सभी चीज़ों को सुधार, इसके लिए कुछ नीतियाँ बने, कुछ योजनाएं लें। लेकिन इस योजनाओं का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता, शिक्षा, समानता एवं पश्चिमी देशों की तुलना में ही सोवियत संघ का विकास करना था। लेकिन इन चीज़ों का वो अच्छी तरह से क्या प्रबंधन नहीं कर पाए, जिन कारणवश आम जनता में या उनके जो सहयोगी थे उनसे मोह भंग हो गया, उनसे अमानवीय आकांक्षाएं रखने जिनका वो पूरा ना कर सके। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? यह एक बहुत बड़ा कारण बना। परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ा कारण बना सोवियत संघ के विघटन होने में। सोवियत संघ के विघटन में और भी कई सारे कारण हैं, जैसे मूलभूत विकास ना, अगर कम शब्दों में लिखना होगा तो हम लिखेंगे गोरबा गोरबाचेव लोगों की आकांक्षाओं सॉरी दोस्तों, यहाँ लिखना होगा कि इधर देखिए गोरबाचेव लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। पहला तो कारण ये था आपका पहला कारण, ठीक। पहला कारण क्या था आपका? ये था, ठीक। दूसरा क्या कारण था? दूसरा दूसरा कि सोवियत संघ सैन्य क्षेत्र
में यूएसए को पीछे करने की होड़ में वे अपने देश के नागरिकों 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 की की मूलभूत जरूरतों के साथ समझौता किया या कटौती की परिणाम स्वरूप आप लिख सकते हैं परिणाम परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप ऊर्जा परिवहन एवं पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे होता गया। इस कारण यूएसएसआर का विघटन हुआ। दूसरा कारण ये लिख सकते हैं ठीक है, शीत युद्ध के कारण। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कारणों को आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। अब आगे देखिए, देखो इन सारी बातों के बावजूद सोवियत संघ का विघटन ना होना था, लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यटकों को चौंकाया और सोवियत व्यवस्था के अंदर लोगों को भी इससे दंग रह गए। यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा से उभार रूस और बाल्टविक गणराज्य एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुनिया, यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे देशों का जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रता और संप्रभुता के भाव का अभाव सोवियत संघ के विघटन का एक अंतिम और संवैधानिक तत्कालीन कारण बना। यानी तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या था, सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रीय और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ। इन मामलों पर भी अलग अलग राय मिलती है। जैसे एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना हर तरफ सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी थी, और चाहे सुधार हो या ना हो, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार आप देख सकते हैं, सोवियत संघ का विविधता तथा इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए सोचना असंगत नहीं है। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोरबाचेव के सुधार ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। यानी कुछ ये भी मानते हैं कि गोरबाचेव ने जो भी सुधार के लिए जो भी चीजें की है, इस तरह राष्ट्रवादियों को क्या असंतोष को इस तरह से भड़काया जिससे क्या शासकों ने उसको एक सीमा तक नियंत्रण ही नहीं कर असफल रहे। विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते हैं कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ यानी ये सोचा गया था कि जो रूस का जो क्षेत्र है, उस रूस में नस्ली रूप से भेदभाव है, गरीबी अमीर है, तो उन्होंने अनुमान ये लगाया था कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्या
लोग राष्ट्रीयता यानी अलग होने की मांग करेंगे, लेकिन हुआ अलग है। इस क्षेत्र के लोगों ने अलग देश की मांग ही नहीं की थी, पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षक की समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्रों में सबसे प्रबल नजर आई। यानी जितने भी यानी स्वतंत्र देश की मांग किसने किया था? रूस ने किया था, यूक्रेन ने किया था, जॉर्जिया ने किया था। अब बाल्टिक क्षेत्रों में सबसे प्रबल नजर आई। यहाँ के आम लोग अपने मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे। यानी मध्य एशिया के लोगों से अलग थलग महसूस करने रहते, उनकी भावनाएं थे। इस वजह से कहीं ना कहीं अलग होने का सबसे बड़ा कारण था। अपने को मध्य एशिया गणराज्यों के अलग थलग महसूस कर इनका आपस में भी अलगाव था। इस गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज्यादा पिछड़े इलाकों में सोवियत संघ शामिल रखने की उनकी भारी कीमती वस्तु चुकानी पड़ी। यानी ये दे रहा है कर रहा है कि अलग थलग महसूस, इसका आपस में अलगाव था। इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज्यादा पिछड़े इलाकों में सोवियत संघ में शामिल रखने की उनकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। यानी ज्यादा पिछड़े इलाकों में सोवियत संघ रखने की ज्यादा भारी कीमत क्या चुकानी पड़ी। ठीक, अब आते हैं विघटन की परिणतियां, यानी परिणतियां क्या थी। ठीक है, सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर था। यानी सोवियत संघ की यानी जो दूसरी दुनिया सोवियत संघ को कहते हैं, और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व में राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। इससे मोटे तौर पर तीन प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। यानी जब सोवियत संघ टूटा तो इससे तीन तरह के परिवर्तन हुए। पहला, हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए। उन्हीं प्रभावों में से यहाँ सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा। यानी कई सारे परिणाम, उन सभी परिणाम को सूची बाई लाइन टू लाइन बताया जाए वो उचित नहीं होगा, ये एनसीईआरटी कर रहा है। ठीक है, तो कुछ परिणाम को जानेंगे। अव्वल तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम था। अव्वल तो दूसरी दुनिया का पतन का एक परिणाम था। शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति हुआ। पहला क्या हुआ? सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के विघटन से पहला परिणाम क्या हुआ? शीत युद्ध की शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध की क्या समाप्ति हुआ? दूसरे पतन के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हुआ, संघर्ष की समाप्ति हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवाद प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचाराधात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। दूसरा क्या हुआ कि पूंजीवादी, दूसरा क्या, सोवियत संघ जब टूटा तो ये जो विचारधारा थी कि जो समाजवादी प्रणाली पूंजीवाद को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था। तीसरा परिणाम, शीत युद्ध के युद्धों ने इन दोनों सेनाओं को गुटों को क्या उलझाया था? हथियारों की तेज होड़ शुरू की गई थी। परमाणु हथियारों के संचयन को बढ़ावा दिया गया था तथा विश्व के सैन्य गुटों में बांटा गया था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ यानी इसमें यह बता रहा है कि देखिए, जब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था तो दोनों देश, जो यूएसए था, जो यूएसआर थे यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ थे, दोनों क्या गुड़ थे। हथियारों को होड़, जैसे परमाणु हथियार बनाना बेचना, ये अपने विचार वाले देशों के साथ क्या था, हथियार बना के बेचना, इसकी होड़ लगी थी, सेना की एक होड़ लगी थी, जो कि ये भी क्या समाप्त होने का। और हथियार का जो होड़ था, बड़े पैमाने पर हथियार बनाना बेचना, ये भी समाप्त हुआ। अब वो सारा पैसा वो सभी राष्ट्र, सभी देश अपने देश के विकास में लगा सकते हैं, जो कि ये इस युद्ध के कारण क्या, इस सोवियत संघ के टूटने के कारण होड़ क्या समाप्त हो गए और नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। दूसरा यह है कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल और गए और इस कारण विचारों और संस्थाओं को अपेक्षित प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय
केवल दो संभावनाएं थी, या तो बची हुई दो संभावनाएं, यानी जब शीत युद्ध के अंत के समय देखिए संस्थाओं में अपेक्षित भावना प्रभाव में थी, बदला आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल दो संभावनाएं थी, यानी शीत युद्ध, यानी उस समय जब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था तो लोग दो तरह की विचारधारा ही लेके चलते थे। जब शीत युद्ध क्या जब समाप्त होगा दो ही तरह की चीजें होंगी, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा होगा, या बची हुई शक्ति जैसे यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, इनकी ही दबदबा रहेगा, और एक ध्रुवीयता विश्व बनेगा। और क्या एक ध्रुवीयता विश्व बनेगा, एक ध्रुव का विश्व बनेगा, एक ही देश का राज्य होगा, या तो अमेरिका का होगा या तो सोवियत संघ का होगा। ऐसी विचारधारा थी। जब यह स्थिति समाप्त होगा, महाशक्ति दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीयता विश्व बनेगा, फिर कई देशों या कई देशों का अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बन के उभरेंगे। या दूसरी विचारधारा क्या थी, अथवा कई सारे देशों का संगठन अंतर्राष्ट्रीय एक समूह बनेगा जो विश्व में इन सबके क्या मोहरे बनकर उभरेंगे, और इस तरह वह ध्रुवीयता विश्व बनेगा। जबकि हुआ कुछ नहीं, किसी एक देश का बोलबाला नहीं रहेगा, यानी किसी एक देश का क्या बोलबाला नहीं रहेगा, सबका रहेगा, बोलबाला नहीं रहेगा। हुआ यह कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की शान पाने से अब पूंजीवादी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली अर्थव्यवस्था, यानी अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा की ताकत और प्रतिष्ठा की शान पाने में अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न है। इसके साथ साथ जो पूंजीवादी जो विचारधारा था विश्व में अंतर्राष्ट्रीय रूप से ताकतवर बन बैठा। अब जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अगर हम देखें तो क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जो भी है क्या वो भी पूंजीवादी देशों का है, क्योंकि आमतौर पर जो IMF है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इस पर अधिकांश तौर पे इस पर इनका प्रभुत्व पूंजीवादी देशों का ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं देशों की ताकतवर देखिए देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों की पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया। यानी देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई क्योंकि इन देशों की पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को समृद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा है। तीसरी बात यह है कि सोवियत संघ की खेमे के अंत का एक अर्थ नए देशों का उदय था। सोवियत संघ के खेमे यानी सोवियत संघ जब टूटा तो बहुत सारे नए देश उभरे, जैसे यूक्रेन हुआ, जॉर्जिया हुआ, ये सारे क्या देश उभरे, किर्गिस्तान हुआ, तुर्किस्तान हुआ, ये सारे जितने भी प्रांत वाले देश हैं ये इन सभी देशों का उद्भव हुआ। सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है, और इसके साथ उन सभी देशों का स्वतंत्र पहचान और संबंध है। इनमें से कुछ देशों खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ाना और अंतर्राष्ट्रीय संधि संगठन नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। यानी जितने भी सोवियत संघ से जो देश निकले, जैसे यूक्रेन हुआ, जॉर्जिया हुआ, बाल्टिक हुआ, अधिकांश ऐसे देश थे जो क्या सोवियत संघ के और इसके साथ साथ नाटो का संगठन का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देश का अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा मध्य एशियाई जो थे अपने विशेष भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। जितने भी मध्य एशियाई देश थे
अपने भौगोलिक का फायदा उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते जारी किया। इसके साथ जितने भी मध्य एशिया के जो देश थे, इन्होंने क्या अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का क्षेत्रफल का फायदा उठाया और इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते जारी रखा और पश्चिमी देश अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। चीन, अमेरिका जैसे देशों के साथ संबंध बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नई खिलाड़ी सामने आए हैं। हर एक के हित, पहचान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी। आगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कई नए खिलाड़ी सामने आए। इसके साथ बहुत सारे देश उभरे, कई सारे देश आए। आर्थिक रूप से, राजनीतिक नए से समस्या अलग थोड़े, इन्हीं मुद्दों पर आगे हम क्या चर्चा की जाएगी। साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी, यानी साम्यवादी शासन के बाद अब क्या था, शॉक थेरेपी। और शॉक थेरेपी ने क्या किया, इसके बारे में देखिए जानते हैं। ये कौन थे, क्या किया इन्होंने, देखिए। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्वी सोवियत संघ के गणा एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के हैं। यानी साम्यवाद है, यानी जब सोवियत संघ के पतन के बाद, जब पतन हो गया, पूरी तरह टूट गया, कई सारे देशों में बढ़ गया, तो पूर्वी सोवियत संघ, यानी जो पूर्वी सोवियत संघ था, यानी वह सोवियत संघ के देश जो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उनके संबंधित देशों के साथ लगते थे, यानी पूंजीवादी देशों के साथ लगते थे, कि गणराज्य एक सत्तावादी यानी समाजवादी व्यवस्था के लोकतांत्रिक पूंजीवाद की व्यवस्था तक के अपनाया। उन्होंने क्या किया, एक लोकतांत्रिक पूंजी व्यवस्था तक के, देख सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या अपनाया, कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक इसके साथ साथ जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे, जो पूर्वी सोवियत संघ के जो क्षेत्र है, उन्होंने सबने क्या किया, उन्हें पूंजीवाद की ओर संक्रमण किया। उन्हें अमेरिका के गुट में जाकर मिला और एक खास मॉडल अपनाया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देश इस मॉडल का शॉक थेरेपी नाम दिया गया। इसमें देखिए शॉक थेरेपी क्या, देखिए एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में जो एशिया के जो पूर्वी गणराज्य जैसे यूरोप के जो देश थे में पूंजीवादी जब उन्होंने अपना लिया, तो एक खास मॉडल उन्होंने अपनाया गया। और ये मॉडल जो अपनाया गया वो किसने दिया था, वो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देश दिया गया। इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहते। अब ये शॉक थेरेपी क्या था, ये देखिए, जो कहते थे आघात पहुंचाकर उपचार करना, जिसको शॉक थेरेपी कहते हैं, जिसका अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना। कहा गया है भूतपूर्व दूसरी दुनिया के, यानी बहुत पहले जो दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। यानी उनकी जो जड़ें थी, की जो गहनता थी, जो अलग अलग थी, इनकी जड़ें थी एकदम अलग थी, गहनता जो थी अलग अलग थी, लेकिन इन दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की हर देशों की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह से मुड़ना था। इसका मतलब था सोवियत संघ के दौर की तरह संरचना से पूरी तरह निजता पाना, यानी शॉक थेरेपी की सर्वोपरि था। शॉक थेरेपी का सर्वोपरि था मान्यता थी। मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप
निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यवसायीकरण तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मिलना है। अगले वीडियो लेक्चर में फिर हम बात करेंगे शॉक थेरेपी पढ़ना या अन्य चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।